एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए, हम लोग घटना चक्र के नोट्स देख रहे थे, तो अभी हम लोग साइंस के नोट्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जो हमारा फिजिक्स वाला सेगमेंट है वो कवर कर रहे हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें पहले देख लीजिए। आज ये तीसरा और हो सकेगा तो लास्ट वीडियो भी हो जाएगा। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन इसी के साथ जो भी नोट्स में दिया गया था वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियोस में जो MCQ हैं अर्थात जो PYQs हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और बाद में आपको ये कंपाइल करके मिल जाएगा। हालांकि हमने ज्योग्राफी का जो कंपाइलेशन है वो ऑलरेडी दे दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिए। हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक की जो हिस्ट्री है NCERT उसको कवर कराया हुआ है, उसके MCQ कवर कराए हैं, तो उसका भी क्लास 6 का कंपाइलेशन आपको मिल चुका है। अगर आपने इन सबको नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो मतलब पॉइंट दिख रहा है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है 2024 का जो अपर प्रीलिम्स हुआ था वहाँ पे। आपसे क्या बता रहे हैं, तो आपसे कह रहे हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दरअसल यही वाला पॉइंट वो पूछे थे अपर प्रीलिम्स में। आगे देखिए, कह रहे हैं कि यदि शरीर का जो टेम्परेचर है मतलब कि 36.9 से या फिर जो आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 98.6 फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो जो व्यक्ति है वो बीमार हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमेशा ही एक स्थिर टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहे हैं कि यदि शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाए तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 310 अर्थात 273 + 37 केल्विन। नेक्स्ट देखिए कि द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए कि पारे में जो तापमापी है वो 357 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापन कर सकता है, क्योंकि पारा 357 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अपने आप में ही ये पॉइंट मतलब एक क्वेश्चन जैसा है कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो हो जाएगा 357 डिग्री सेल्सियस। और अगर यही पानी की बात की जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए कि -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप मापन हेतु अल्कोहल का प्रयोग जो तापमापी है उसके रूप में किया जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस तापमापी में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। अगला पॉइंट परीक्षा उपयोगी तथ्य, और इन्होंने जो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य करके दिया हुआ है ना वो सच में बहुत ही परीक्षा के लिहाज से उपयोगी है। कह रहे हैं कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ये क्वेश्चन UPSC ने ऑलरेडी पूछ रखा है, लेकिन ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में उन्होंने पूछा है। अगला देखिए कि एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु जो एयर कूलर है वो आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। अगला देखिए कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है, किस पे, तो वाष्पन शीतलन पर। अगला कमरा में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है, तो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। गीले कपड़े किस स्थिति में सबसे जल्दी सूखेंगे, तो ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। कह रहे हैं कि ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है, तो फिर कैसा मतलब कि वो कौन सा दिन होगा, तो उमस वाला दिन हो जाएगा। अगला देखिए कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करता है, तो ऊपर के छेद का जो क्षेत्रफल है वह उस पर रखे गए वजन पर। अगला देखिए, कह रहे हैं कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैल जाता है। अगला देखिए कि भाप से जो है हाथ अधिक जल जाता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, अर्थात रोटी से जो निकलने वाली भाप है ना वो आपको ज़्यादा जलन महसूस कराएगी, जबकि जो मतलब कि रोटी है वो भले ही गर्म है, तवे पर से उतारेंगे आप तब वो उतनी गर्म नहीं मतलब आपको लगेगी जितना भाप जो है उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला देखिए, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। कह रहे हैं कि गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व जो है वो घटा देता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है उसके बाद भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रह जाता है। अगला देखिए कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, तो एक सामान्य तापमान को बनाए रखना।
और रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ जो है उसको ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित टेम्परेचर क्या होता है, तो मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस। अगला कह रहे हैं कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। अगला पॉइंट क्या है कि वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वायु में किसी निश्चित समय तक जलवाष्प धारण करने की जो शक्ति है वो उसके तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट, हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी अर्थात आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। कह रहे हैं कि थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत यानी कि जो सिल्वर प्लेटिंग है वो की जाती है, क्यों, तो पेय पदार्थों को गर्म रखने के लिए। पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था इस बार अपर प्रीलिम्स में। और वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक भी घट जाता है। अगला पॉइंट देखिए कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। अगला देखिए कि रेफ्रिजरेटर का यदि दरवाज़ा खुला रख देंगे तो उनमें से अनेक प्रकार की गैसें बाहर निकलेंगी जो कमरे का टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा देंगी। अब अगर आप सोचें कि मतलब कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें अंदर तो बहुत ठंडा रहता है, चलो उसको खोल देते हैं तो पूरा का पूरा रूम ठंडा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे कि उसके उलट जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी, आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और उसके पीछे का कारण क्या है, तो यही क्योंकि उनमें से अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो निकलेंगी। अगला देखिए कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए कि जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। अर्थात अगर आपने बिस्किट लाया था और रखे रखे वो ठंडा हो गया है, एकदम नरम हो गया है, तो आप उसको ले जाकर के फ्रिज में रख दीजिए तो अब क्या हो जाएंगे, कुरकुरे हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए वो अतिरिक्त जो नमी है जो बिस्किट में आ गई थी उसको सोख लेती है, यानी कि अवशोषित कर लेती है। फिर आपसे पूछ रहे हैं जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितना होता है, तो 277 केल्विन पर होता है। कह रहे हैं प्रेशर कुकर में भोजन कम टाइम में तैयार हो जाता है, क्यों, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। कह रहे हैं शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। अगला देखिए कि पायर हिलियोमीटर का प्रयोग किससे नापने के लिए किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन को। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कह रहे हैं कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो भैया 1 गिलास पीजिए या 10 गिलास पीजिए, पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। अगला देखिए प्रकाश जो चैप्टर है उससे टॉपिक दिए हुए हैं कि प्रकाश की गति निर्वात में 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि ध्वनि की गति निर्वात में 0 होती है। प्रकाश की गति पानी में कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में कितनी होती है, तो 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए कि प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आकाशीय पिंडों और रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट देखिए कि प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति संदर्भित करता है, प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। अगला देखिए कि प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुण जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कंपटन और साथ में मतलब कि कंपटन प्रभाव आदि की जो व्याख्या है वह यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। अगला कह रहे हैं कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका जो तरंग दैर्ध्य है और जो वेग है वो बदल जाता है। अगला देखिए कि नियान गैस जो है वो विसर्जन लैंप यानी डिस्चार्ज लैंप में और जो ट्यूबलाइट हैं या जो प्रदीप्ति बल्ब हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियान गैस। कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण जरूर याद रखिएगा, पूछा जा चुका है अपर प्रीलिम्स में। ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी तकनीक तथा हीरे के चमकना, ये सभी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक जो सूर्य है वो क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है।
अगला देखिए कि क्षितिज के समीप, आप लोगों को क्या पता है कि क्षितिज क्या होता है? ज्योग्राफी क्लास 6 जो मतलब एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। एक ऐसा पॉइंट, जैसे आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं और वहाँ से आप दूर तक देखिए तो एक ऐसा पॉइंट आपको नजर आएगा जहाँ पे लगेगा कि जो आकाश है ना उसका पृथ्वी से मिलन हो रहा है, यानी कि जो आकाश है वो पृथ्वी पर ही आके मिल जा रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्षितिज बोल देते हैं। ठीक है, और ये नाम मतलब कि अनेक शब्दों से बना हुआ एक शब्द में भी हिंदी में पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए कह रहे हैं क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना तथा स्वच्छ जल के तालाब की सतह भी अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। अगला पॉइंट क्या है कि प्रकाश के रंग का निर्धारण किससे होता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग का जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि यूनिप्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगला देखिए कि चिकित्सकों द्वारा कान नाक गले की जांच करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए सर्च लाइट तथा कार के हेडलाइट में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। कह रहे हैं कि ट्रक व मोटर कार में चालक के बगल में तथा सड़क पर लगे जो भी परावर्तक लैंप हैं उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीजें तो उनको अच्छे से दिखाई देंगी लेकिन निकट की नहीं दिखाई देंगी, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की चीजों को अच्छे से देख ले रहे हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर जो मतलब कौन से लेंस का प्रयोग करके चश्मा वगैरह लगाया जाता है वो यहाँ बताया गया है। अगला देखिए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अपर प्रीलिम्स ने ऑलरेडी पूछ रखा है इसको। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, हालांकि आरओ ने भी पूछा है, हम लोग एमसीक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कह रहे हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और वीडियो पे बने हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। आगे देखिए कि इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का जो क्रम है वो आपको बताया गया है, तो पता ही होगा, विबग्योर। क्या है? विबग्योर। ठीक है, तो वायलेट, इंडिको ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। उसी को यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, क्या है कि एक सेकेंड, क्या है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। और इसको शॉर्ट में हम लोग विबग्योर करके याद रखते हैं तो आसानी हो जाती है। कह रहे हैं कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला देखिए कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बनता है, यानी कि जो हम लोग व्हाइट प्रकाश देखते हैं ये क्या है? ये विबग्योर से मिलकर के बना हुआ प्रकाश है। आगे देखिए, प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण ये 7 रंगों के प्रकाश अलग अलग वर्णपट्ट बनाते हैं। अगला देखिए कि मतलब कि हरा, नीला और लाल रंग को प्राथमिक या मूल रंग कहा जाता है। बाकी जो भी कलर आपको दिखते हैं 12, 14, जिसका जितना मन करे उतना कलर बना लेता है, वो सभी मिश्रित कलर हैं। जो मूल कलर है वो तो हरा, नीला और लाल रंग ही है। तो अगर आप सोचें कि आप किन्हीं 2 कलर को, 2 या 3 कलर को मिला करके हरा रंग को बना सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला रंग है, यानी कि मूल रंग है। आगे देखिए, दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वो भाग होता है जो मानवीय आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। सामान्य जो मानवीय आंखें हैं वो 390 nm से 750 nm तरंग दैर्ध्य के बीच की जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है इन्हें स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। अगला देखिए कि जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस होता है। अगला देखिए कि इस परिघटना के परिणामता वो परत चमकदार दिखाई पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोगी होता है? तो उत्तल लेंस। कह रहे हैं यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो इस रोग को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कह दिया जाता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन आए दिन होते रहता है। कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण द्वारा। अगला पॉइंट
कि प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी है? नियॉन। कह रहे हैं कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। अगला देखिए, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है तथा उल्टा होता है। अगला देखिए कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये हो जाएगा फिल्म। कह रहे हैं किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो तारे का जो रंग है वो उसके टेम्परेचर को दर्शाता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी मतलब ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो जितना व्यक्ति है उसका आधा होना चाहिए। कह रहे हैं धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो कितनी होती है? तो 0 हो जाएगी। कह रहे हैं कि लेजर योग युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उद्दीपित विकिरण को। अगला देखिए कि क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए प्रयोग में लाई जाती है यक्स किरणों को। कह रहे हैं तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग। दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे हैं वो क्या है? सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव। कह रहे हैं कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य और श्रव्य दोनों ही एक साथ शुरू हो जाते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की रहती है किसमें? तो ये हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण में। कह रहे हैं कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य आधारित है तो दाब विद्युत प्रभाव पर। कह रहे हैं कि सूर्य में प्रकाश में रंगों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 7। आंखों के संकेंद्रण, जो आंख है उसमें संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। अगला पॉइंट देखिए कि मानव आँखों की जो पुतली है ना, जिससे एल्कोलाइड के अति तनु विलयन से फैलाया जाता है वो क्या है? तो वो है एट्रापिन। नेक्स्ट देखिए कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। अगला पॉइंट है कि दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाला जो व्यक्ति है वो किसको देख सकता है? तो दृष्टि दोष निकट वाला हो गया है तो उन्हें जो निकट की वस्तुएं हैं वो तो दिखाई पड़ेंगी लेकिन दूर की वस्तुएं उनको दिखाई नहीं पड़ेंगी। विद्युत धारा से पॉइंट बने हुए हैं कि किसी चालक में विद्युत आवेश की जो प्रवाह है इसकी धारा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। कह रहे हैं जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए कि चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक मानी जाती है लेकिन बावजूद इसके हम लोग अपने घरों में चांदी का जो तार है उसका उपयोग नहीं करते हैं। आगे देखिए कि सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है, फिर इसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा की जो विद्युत चालकता है वो होती है। कह रहे हैं कि प्राथमिक शरीरों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखिए लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल, वोल्टी सेल और शुष्क सेल आदि प्राथमिक सेलों के उदाहरण हैं। लेक्लांचे सेल का प्रयोग विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किया जाता है, जबकि शुष्क सेल का जो प्रयोग है वो टॉर्च लाइट, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का जो तंतु है फिलामेंट लगा होता है। अगला देखिए कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगला देखिए कि साधारणतया बल्ब में दी गई जो विद्युत ऊर्जा है इसका 5 से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। कह रहे हैं कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है, जबकि क्योंकि ताकि वोल्टेज बढ़ने पर ये जो फ्यूज तार है वो तुरंत गल जाए और जो हमारे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी हैं ये सब में नुकसान न पहुँचे। आगे देखिए कि यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। हैलोजन लैंप का तुरंत नहीं है जी, तंतु है। हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना है। ठीक है, तो क्या है जो हैलोजन लैंप है ना उसका जो तंतु है ये किससे बना हुआ है? तो टंगस्टन और सोडियम की मिक्स जो धातु है उसका बना है। फिर देखिए कि लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण ये पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। पूछा जा सकता है कि लैंप के तंतु में वो कौन सा पदार्थ मिला है जिससे पीले रंग के प्रकाश की उत्पत्ति हो सकती है? तो ये है सोडियम। आगे देखिए कि ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है। दूसरा, इसके अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का क्या लगा रहता है? तो लेप चढ़ा रहता है। फिर देखिए ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन को कुछ पारा अर्थात मरकरी के वाष्प के साथ भर दिया जाता है। फिर एलईडी यानी कि जो लाइट एमिटिंग डायोड है, ये एलईडी का फुल फॉर्म है। आज देखिए हमारे घरों में हर एक कमरे में आपको एलईडी मिल जाएगा, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड। लैंप में कुछ प्रकाशोत्पादन घटक जैसे गैलियम आर्सेनाइड वगैरह होता है। फिर देखिए यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है।
और इसका जो जीवन काल है ना वो CFL से अधिक होता है, अर्थात जो पहले CFL आया करता था उससे ज़्यादा टाइम तक LED चलता है। और फ्लोरेंस मतलब कि ये जो CFL है इसका फुल फॉर्म बताया गया है कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। आगे देखें कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो एडिशन ने किया था, 9th क्लास इंग्लिश में था ये। फिर कह रहे हैं इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है और इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन आर्गन गैस भर देते हैं। अगला देखिए कि विद्युत जनित्र यानी कि जो जनरेटर होता है जिसको गांव में क्या कहते हैं, जगनेटर, ठीक है। तो वो जो जनरेटर है वो क्या है, तो वो उसका मतलब काम क्या है, तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मतलब कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर क्या है, एक प्रकार का यंत्र है, ये क्या कर रहा है, अपनी जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। आगे देखें कि जो सोलर सेल है वो फोटोवोल्टेइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट, डीजल इंजन ईंधन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला देखें कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर और इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी AC विभव को ऊंचाई तथा अपचाई बनाने के लिए करते हैं। फिर एक ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं, पहला तो प्राथमिक कुंडली ही है यानी कि प्राइमरी कॉइल, दूसरा है द्वितीयक कुंडली अर्थात सेकेंडरी कॉइल। फिर आपसे कह रहे हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है जिससे द्वितीयक कुंडली में विभव यानी कि जो वोल्टेज है वो प्रवृत्त होता है। अगला कह रहे हैं कि बैटरी को चार्ज करने के लिए DC यानी कि डायरेक्ट करंट धारा का प्रयोग किया जाता है। अगला के लिए प्रयुक्त तो चार्जर में रेक्टिफायर यानी जो कि AC को DC में बदलता है वो लगा रहता है। अगला, इन्वर्टर एक वैद्युत सर्किट है जो दिष्ट धारा यानी DC को प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC में परिवर्तित करता है। फिर देखिए, ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे मुख्यतः रेडियो, टेलीविज़न और अन्य संचार साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भूचुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला देखिए, वोल्ट मीटर का जो प्रयोग है वो परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए, तो अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पहला, डायनेमो का कार्य क्या है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगला, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसके लिए फिर विद्युत मोटर होना चाहिए। अगला कि एक सूखी सेल में ऊर्जा पाई जाती है कैसी, तो केमिकल यानी कि रासायनिक। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। दूसरा, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कितना क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्या है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है, क्या होती है ये बताना है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। अगला देखिए कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का जो उपयोग है ये क्यों किया जाता है, तो सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वो जो अर्थिंग वगैरह दी जाती है। कह रहे हैं कि जो फ्यूज का सिद्धांत है वो क्या है, तो वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। अगला कह रहे हैं कि फ्लोरेसेंट ट्यूब जिसे प्रतिदीप्ति बल्ब कहा जाता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। कह रहे हैं कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इसका कारण क्या है, तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती यदि वे समान विभव पर हों। अगला, CFL का पूर्ण रूप अभी हमने देखा कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने सोचा था कि 15-20 मिनट में निपट जाएगा, पर लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो मज़ा नहीं आता करने में। तो चलिए यहीं तक रखेंगे, आगे एक वीडियो और बना देंगे तो थोड़े चीज़ें कवर हों, ज़्यादा ठीक रहता है। हालांकि ये रिवीजन टाइप का ही है, इसमें आपको कुछ बहुत नया जो है नहीं जानने को मिलेगा। अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो एक बार रिवाइज कर हो जाएगा बस। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। प्रीवियस वीडियोज़ देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।